हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग जल्दी से आ जाइए, फिर क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए। देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एस्टिमेटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट का। ऑप्शन एक देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है, जबकि इंजीनियरिंग स्टडीज पर। जबकि हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है हिस्टोरिकल बेसिस बेस्ड होती है, हिस्टोरिकल बेसिस पर। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एम्फेसाइज करती है व्हाट कॉस्ट विल बी, जबकि एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होती है एम्फेसाइज करती है व्हाट कॉस्ट शुड बी, यानी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। थर्ड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड होती है कंपेयर टू एस्टिमेटेड कॉस्ट। और डी ऑप्शन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है। देखिए, यहाँ पर आंसर की बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, वन स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड होती है साइंटिफिक एनालिसिस पे। ये तो बिल्कुल सही है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी साइंटिफिक एनालिसिस पे बेस्ड होती है, तभी तो हम एक स्टैंडर्ड यहाँ पे फिक्स कर पाएंगे कि हाँ हमारा जो कॉस्ट है टोटल इतनी होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए दे रखा है कि ये हिस्टोरिकल बेसिस पर होती है। एस्टिमेटेड हमारी एक हिस्टोरिकल बेसिस पर ही होती है, यानी कि हमें पहले से एक आइडिया होता है, तभी तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि लगभग हमारा इतना खर्च हो जाएगा इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो ये हिस्टोरिकल बेसिस पर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यानी आंसर हमारा यहाँ मिल गया, लेकिन फिर भी हम बी, सी और डी को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ एम्फेसाइज करिए अबाउट व्हाट कॉस्ट विल बी, क्या कॉस्ट होगी। ये कॉस्ट तो एस्टिमेटेड के अंदर होनी चाहिए, और जबकि एस्टिमेटेड में कहा गया है व्हाट कॉस्ट शुड बी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट है। यानी कि यहाँ पर ये क्या है, उल्टा दे दिया है। थर्ड ऑप्शन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट कभी भी रिवाइज नहीं होती, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने जो डिसाइड कर दी वो वही रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली रिवाइज्ड, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। डी ऑप्शन है, एस्टिमेटेड कॉस्ट आर स्टेबल देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट स्टेबल होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी स्टेबल रहती है और एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। होप यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है सबको। सेकंड क्वेश्चन पर आइए। आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के रेफरेंस में आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का बताना है, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। फर्स्ट है, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। सेकेंड है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और डिविडेंड पेड। थर्ड है, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। एंड डी ऑप्शन है हमारा, सेल ऑफ फिक्स असेट्स। बताइए कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। देखिए, यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की पास बात की जाए, फाइनेंसिंग में क्या होता है, कैश या तो आया है या कैश गया है। ठीक है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आप रिपेमेंट हुआ है बैंक लोन का, कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। सेकंड आते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स और डिविडेंड पेड, यानी कि डिविडेंड आपने पे किया है और आपने डिवेंचर पर भी इंटरेस्ट दिया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, आपके अगेन एक्टिविटी हो गई आपकी कैश की।
तो ये भी आपका फाइनेंसिंग का पार्ट है। फिर है कैश प्रोसीड्स फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट। अब पब्लिक डिपॉजिट से कैश प्रोसीड हुआ है तो ये भी क्या हो गया आपका, अगेन कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है। जबकि सेल ऑफ फिक्स असेट्स में कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। इसका रीजन है अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताइए इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या एक सही है एक गलत है? बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए यहाँ पर बता रहा है अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स अ फेवरेबल पोजीशन। अगर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो हाई होगा तो ये हमें फेवरेबल पोजीशन कैसे बताएगा? ऑपरेटिंग रेशियो हाई है, इट मीन्स हमारा प्रॉफिट कम है, ठीक है, तो यानी कि ये तो गलत हो गया। और हाँ, रीजन है अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स अ हाई मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारा हाई ऑपरेटिंग रेशियो होगा तो इसका मतलब हाई मार्जिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर आपको मैच करना है। क्रिटिकल कंट्रोल स्टैंडर्ड दे रखे हैं और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स दे रखे हैं। पढ़िए और आंसर करिए। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो फिजिकल मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे लेबर दे रखा है, टाइमिंग है एंड एवरेज सेल्स पर आवर है, तो इस फिजिकल किससे हो जाएगा? एवरेज आवर्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि यहाँ पर लेबर ने पर यूनिट कितने आउटपुट प्रोड्यूस किया, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसने कितना आउटपुट निकाला। तो ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि आप उस आउटपुट को काउंट करोगे तो ये फिजिकली आप यहाँ पर उसको चेक करोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉस्ट स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट स्टैंडर्ड आपका किससे रिलेटेड होगा? ये आपके मटेरियल से, कि आपने जो मटेरियल यूज किया है वो पर यूनिट कितनी आई उसकी कॉस्ट। फिर आता है रेवेन्यू स्टैंडर्ड और प्रोग्राम स्टैंडर्ड। रेवेन्यू किससे होगा? एवरेज सेल्स पर कस्टमर, या फिर प्रोग्राम स्टैंडर्ड टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन। बताइए। देखिए यहाँ पर जो रेवेन्यू स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, यानी कि एवरेज सेल्स पर कस्टमर कितना रहा आपका, और प्रोग्राम स्टैंडर्ड आपका रिलेटेड हो जाएगा टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन से। बहुत ही आसान है ये समझना। फिजिकली आप अपने आउटपुट का चेक करोगे तो फिजिकल आपका लेबर से रिलेटेड हो गया। कॉस्ट आप देखोगे, मटेरियल पर यूनिट आपका कितना निकल कर आया, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ। रेवेन्यू स्टैंडर्ड आप यहाँ पर चेक कर लोगे कि आपका एवरेज सेल्स पर कस्टमर कितनी हुई, वहां से आपका रेवेन्यू स्टैंडर्ड निकल कर आ जाएगा। और बचा फिर आपके पास क्या, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका प्रोग्राम स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का सेकंड। ए का सेकंड कहाँ पर है? फर्स्ट एंड बी में, यानी कि सी कट गया, डी कट गया। अब बी देखिए, बी आपका, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये भी आपके दोनों में है। सी का देखिए फोर, सी का फोर आपका फर्स्ट में है। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कंट्रोल एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशन।
सेकंड है स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स। सी है ओनली एडवर्स वेरिएंस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली। डी है स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। बताइए। देखिए यहाँ पर बात करें ए ऑप्शन की, इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कंट्रोल एंड एंड, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर है एक पहले से ही प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है, यानी कि पहले से एक कॉस्ट हम कैलकुलेट करके चलेंगे जो कि हमारी एंड पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारी कॉस्ट निकल कर आएगी या जो भी हमारे खर्चे होंगे उसको कंट्रोल करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड में बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी मेजर्स, ये भी सही है। स्टैंडर्ड हमारे क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी मेजर्स एस्पेक्ट जो होते हैं उस पर एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर है ओनली एडवर्स वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली। अब ओनली दे रखा है, ओनली वर्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये इन्होंने गलत कर दिया, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट नहीं है। डी है स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पे, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला दे रखा है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो दे रखा है चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है यूनिट में। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और रिक्वायर्ड सेल्स टू रिटर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट्स दे रखा है डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बताइए। क्या आपको लगता है इसमें से? देखिए यहाँ ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप निकालते हैं प्रॉफिट में से, पीवी रेशियो आप निकाल देते हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल फॉर्मूला सही है। फिर है पीवी रेशियो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है, इस तरह से हम पीवी रेशियो निकाल देते हैं। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ये है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी बिल्कुल सही है। बचा रिक्वायर्ड सेल्स टू अर्न द डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूले याद होंगे, तो एक बार प्लीज ये सारे फॉर्मूले देख लेना, फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूले जरूर देख लेना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी दो तीन तरह से कैलकुलेट किया जाता है, पीवी रेशियो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ऑप्शंस देखिए, इट फैसिलिटेट्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल, it measures the performance of individuals in an objective manner, D है it develops a sense of cost consciousness among managers and their subordinates। आंसर करिए। इसमें से कौन सा बेनिफिट है? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है इट फैसिलिटेट्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिसीजन में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिर्फ एक कंट्रोलिंग यहाँ पर बोल सकते हैं कंट्रोलिंग मेथड है जिसके थ्रू हम कंट्रोल करके चलते हैं एक इंडिविजुअल के टास्क को कि उसने कितना परफॉर्म किया, उसके बेसिस पर हम उसके परफॉर्मेंस को मेजर भी करते हैं, तो ये तो कट गया। फिर है इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम ऑफ क्लोजर कंट्रोल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इससे हम कंट्रोल करके चलते हैं। फिर है इट मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हम जब उसके टास्क को मेजर करते हैं तो वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस भी मेजर हो जाती है। फिर है इट डेवलप्स अ सेंस ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस अमंग मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स के बीच में
जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं उनके बीच में जो भी टास्क दिए जा रहे हैं, उनके बीच में जो भी ड्यूटीज परफॉर्म की जा रही हैं, जो उनको असाइन की गई हैं, वो सही से हो रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज की जाती हैं। इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी सही है आपका, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए। अब ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। Which of the following methods of inflation accounting has been proposed by Sandler's Committee of UK? आपने ये पढ़ा होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। सैंडलैंड्स कमिटी ऑफ यूके की जो थी उसने इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के लिए करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड सजेस्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड लेबर टाइम? बताइए। ऑप्शन है स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स needed for a specific process. B है it is standardized on the basis of past experience. C है in fixing standard time due allowances should not be given to fatigue and tool setting. D है the production manager does not provide any input in setting the labor time standards. बताइए इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड लेबर टाइम के अकॉर्डिंग सही है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है स्टैंडर्ड लेबर टाइम इंडिकेट्स द टाइम इन आवर्स नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोसेस। ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्टैंडर्ड लेबर टाइम में क्या होता है, एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना टाइम जरूरी है और उसको कितने टाइम में उसको परफॉर्म करना है, तो एक स्टैंडर्ड लेबर टाइम बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड और देख लेते हैं। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, नो। इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड टाइम ड्यू अलाउंसेस शुड नॉट बी गिवन टू फटीग एंड टूल सेटिंग, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिए जाते हैं, तो ये भी कट गया। द प्रोडक्शन मैनेजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इनपुट इन सेटिंग द लेबर टाइम स्टैंडर्ड, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर कोई भी इनपुट प्रोवाइड नहीं करेगा जब वो सेट करेगा किसी भी लेबर टाइम स्टैंडर्ड को, तो ये भी कट गया। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। From the marginal cost approach point of view, the marginal cost is compared with the purchase price. इसका रीजन देखिए, if the marginal cost is less than the purchase price, it should be purchased rather than manufactured. बताइए क्या लगता है इसका आंसर आपको? From the marginal cost approach point of view, the marginal cost is compared with purchase price. ये बिल्कुल सही है कि marginal cost को compare किया जाता है purchase price के साथ। Second है the marginal cost is less than the purchase price. It should be purchased rather than manufactured. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब marginal cost कम है परचेस प्राइस से तो हम उसको परचेस करेंगे। हम उसको परचेस नहीं करेंगे, उस कंडीशन में हम उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, इसलिए देखिए रीज़न तो हमारा बिल्कुल सही है, वो असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फिर और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।